इंडस्ट्री चली, उसमें लगभग लॉस मेकिंग हो गई। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट इज प्रूव टू बी वर्स्ट एजेंसी, इट मे बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। जैसा राजा व्यापारी त्याची जनता भिखारी। राजा का काम व्यापार करना नहीं, धंधा करना नहीं है। सब जहां भी हाथ डालेंगे वहीं भी नुकसान होगा। गोल्ड माइन भी अगर मिली सरकार को तो भी वो लॉस मेकिंग कर देंगे, बीआईएफआर के पास तुरंत पहुंच जाएंगे। गोल्ड माइन लॉस में है, सरकार ही ऐसी है, कोई काम ही नहीं करने देता। और इसके कारण हमारा जो रूरल एरिया पर इंफोसिस होना चाहिए था वो पैसा जाने तो हुआ नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे तो मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी कि 6.5 लाख गांवों को पक्के रोड से जोड़ने के लिए। मुझे आश्चर्य लगा कि देश में केवल 1,40,000 गांव को पक्के रास्ते हैं। ने स्वाधीनता के बाद आज 60 साल के बाद में हमारे देश में गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं है। 50% डॉक्टर जो है रूरल एरिया में उनकी प्रैक्टिस केवल इसलिए चल रही है कि हम लोग दूषित पानी लोगों को पिलाते हैं, इसलिए डॉक्टर लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। सिचुएशन ये है कि कोई भी छोटे गांव में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी नहीं है, पर देशी और विदेशी दारू की बोतल कहीं भी मिल जाएगी, इतनी व्यवस्था जरूरी है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बरसात में 4-4 महीने जा नहीं सकते स्कूल में। आप मुंबई में हो, आपको पता नहीं, मेरिट सबका समान आता है। मैं जिस एरिया से हूं, अक्खे पूरे मुंबई को छोड़कर आप मुंबई की सीमा छोड़कर बाहर जाइए, 18 आवर्स लोड शेडिंग है। हमने 3-3, 4-4 साल में 4 जनरेशन को बर्बाद कर दिया है। लोड शेडिंग इतना है कि कैसे लड़के स्टडी करें। किसानों ने कुएं के ऊपर कर्जा लिया है, मोटर पे कर्जा लिया है, ब्याज का मीटर जोरों से चल रहा है, पर वो पानी का यूज नहीं कर सकता। लॉस मेकिंग है, किसान आत्महत्या कर रहा है। और आप रोज टीवी पर देखते हो कि कैसी स्टोरी है, कैसा चल रहा है। तो ये सब लोग मुंबई में आते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र के रूरल एरिया से लोग क्यों आते हैं? खुशी से नहीं आते, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए आते हैं। और ये इतने ज्यादा लोग यहाँ आए कि अब इसके कारण यहाँ का संतुलन बिगड़ गया। मैं अक्सर कहता हूं कि मुंबई के प्रॉब्लम जो रिलीजियस लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशन, ये मुंबई का बड़ा प्रॉब्लम है। और इसलिए आज मुंबई में जिस प्रकार से गाड़ियां बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, अल्टीमेटली मुंबई के तीनों बाजू से समुद्र है। और इसलिए मुंबई की क्षमता नहीं है। कितने पुल बनाएंगे? अभी मुझे लगा कि हमने ऊपर में पुल बनाया तो गलती हो गई, अंडरग्राउंड टनल बनानी चाहिए ताकि वो ऊपर की जगह भी यूज हो सकती थी। अब मैं हमारे चीफ मिनिस्टर को कहा कि अब अंडरग्राउंड करेंगे। प्रॉब्लम यही है कि कितना डेवलप करेंगे, कितनी मर्यादा आती है, इसको तो कोई समझेगा कि नहीं। इस हॉल में बहुत उदार है, आप लोग सबको आने के लिए परमिशन दे रहे हो, इसकी कैपेसिटी कितनी है? खूब हो गया, बिल्कुल खचाखच भर दिया तो 2,000 लोग ना, 10,000 तो लोग इसमें नहीं आ रहे। ग्राउंड रियलिटी 10,000 लोग इसमें नहीं रह सकते। प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि जितनी अच्छी नोटा चलन में आएगी उतनी फटी हुई नोटा दिखती है बाहर। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जितनी सुविधा करो उससे प्रॉब्लम कभी बढ़ तो नहीं रहे। रोड बड़े हो रहे तो और गाड़ी आ रही है, अब 1 लाख की गाड़ी आ रही है। तो मुझे लगता है कि क्या होगा, भगवान ही मालिक है आपका और आपके शहर का। मैं तो दूर रहता हूं ये पर आप, इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम। मैं उससे भागता नहीं हूं क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं और कल अगर हमको अगर अवसर मिला तो हमको तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कितनी भी कठिन समस्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एवरी प्रॉब्लम देयर इज ए सोल्यूशन, बट देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities, and there are some people like in our field we convert opportunities into the problems. मैं इस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं इस पर मैंने जो प्रेजेंटेशन किया है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट
ये सभी फील्ड में लानी चाहिए। गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड करना चाहिए। गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू कंट्रोल द पॉलिसीज, दे आर नॉट सपोज टू रन द बिजनेस। और जितना रोल ये कम हो जाएगा उतनी इफिशियंसी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी। टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बढ़ी, नागपुर से मुंबई 65 रुपए में बोलते थे, अब 1 रुपए में बात हो गई। हवाई जहाज में पहले 7,000 रुपए का टिकट निकालते थे, अभी 1700 तक आ गया। कंपटीशन, मोर कंपटीशन, मोर कंज्यूमर इज बेनिफिट। सो वेलफेयर स्टेट में राजा जो है, गवर्नमेंट है, इट इज कमिटेड फॉर द पीपल। जिसमें लोगों का फायदा है वो करना चाहिए। और इसलिए जो बात मैंने की, मैं तो कोई उद्योगपति नहीं हूं, तो इन्होंने कहा ये थोड़ी अधूरी बात बताई। मैंने 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े किए। और मुझे एक बार रतन टाटा ने कहा कि तुम तो मेरे से भी ज्यादा होशियार निकले, यू आर मोर प्रोफेशनल। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं सोचता था, माल निकलते गया। तो पहले बार 400 करोड़ के लिए जब हम बॉन्ड्स में गए और तो इश्यू ओवर सब्सक्राइब हुआ 1,180 करोड़। दूसरे बार 450 करोड़, 1,050 करोड़ में। कैन यू बिलीव? आप भी, आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा नहीं होगा कि 5 करोड़ के इक्विटी पर 8,000 करोड़ का धंधा हुआ। ओनली द एमएसआरडीसी इज द वन ऑफ द सक्सेसफुल ये कि जो हो पाया। पर अभी वो भी लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट लेने के कारण, जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये बहुत कम है, वो प्रोजेक्ट पॉलिटिकल प्रेशर के कारण लेने के कारण एमएसआरडीसी भी अभी धीरे धीरे बंद होने की कगार पर जा रही है। विदाउट इकोनॉमिक वायबिलिटी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो लॉस होगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटली आप जैसे अच्छे लोग हैं, अब आप चाहे या न चाहे, जैसे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पॉलिटिक्स से दूर मत हटिए। देखिए, आप गलती कर रहे हो। आपको जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में जाइए, उससे क्वालिटेटिव चेंज आएगा। अदरवाइज गड़बड़ ऐसी होती है कि 3 मित्र थे, जो मेरिट में पास हुआ वो आईएएस ऑफिसर बना, जो फर्स्ट क्लास में पास हुआ वो चीफ इंजीनियर हुआ, और जो 3 बार फेल हो गया वो मिनिस्टर हुआ। और आपको ताज्जुब होगा, मैं सरकार भी चलाई है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाईएस्ट कमेटी में था, नाबार्ड चेयरमैन से लेकर रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे साथ काम करते थे, मैंने सब देखी सरकार। और फिर जब मेरे जैसा पॉलिटिशियन बनता है तो सर 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 कहते हैं, मूर्खा तुम्हें सर सर ही कहते हैं सब लोग। हमारे एक चीफ सेक्रेटरी थे, अभी रिटायर्ड हुए, वो एक बार ऐसे ही कहते थे, उन्होंने असं कर सर सर, म्हटलं काय सर सर करताय तुम्ही? म्हणतो ते सरळ का तुम्हाला, कशा करता सर करता? तो वो जो बेचारे मेरिट वाले रहते हैं वो चपराई जैसा काम करते हैं, और हम लोग फिर राज चलाते, फिर हमको चाहे वैसा चलाते। और आप लोगों के भरोसे हम जीत के भी नहीं आते। आप वोटिंग के लिए भी नहीं जाते। यानी अच्छे पढ़े लिखे लोगों का वोटिंग परसेंटेज 35%, और जहां नहीं है वहां 70%। तो आफ्टर 47 द सक्सेसफुल फॉर्मूला ऑफ पॉलिटिक्स इज होल्ड फ्रॉम द पुअर एंड मनी फ्रॉम द रिच। मुझे लगता है इसको बदलिए। पॉलिटिक्स नीड गुड कैपेबल लीडरशिप who can understand economic, educational, cultural, infrastructural, all type of problems. और ऐसे अच्छे लोग अगर समाज में अगर आगे आएंगे तो पॉलिटिक्स चेंज होगा, बदल सकता है। वी नीड गुड पीपल। पर प्रॉब्लम होता है कि जो अच्छे होते हैं उनको इलेक्टिव मेरिट नहीं होता, जिनको इलेक्टिव मेरिट होता वो अच्छे नहीं होते। So, ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें सोचिए जरा कि यू कैन चेंज, देश आगे जा सकता है। और सही में अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने पॉलिटिक्स को भी अपना करियर बनाना चाहिए, और इसमें भी अच्छा काम करना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कुछ समझता नहीं, और हिंदुस्तान में अभी भी कंक्रीट का सबसे ज्यादा काम मेरे नाम पर जमा है, क्योंकि मुझे कोई उसका समझता नहीं। मैं एक बार अक्सर कहता था, यहां से मैं शुरू करूंगा,
और if there is a will, there is a way, and if there is no will, मैं जब सरकार में गया था तो मैंने IAS ऑफिसर को एक एक्रेलिक के शीट पर बाला साहब ठाकरे जी के उनके एक बोर्ड देखा मैंने कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन. मी म्हटलं बाळासाहेब मला देऊन द्या. वो लेके मैं आया और उसका एक्रेलिक पर लिखकर मैंने बहुत सीखा. आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन. मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का अलग था. मैं थोड़ा आदर्शवाद से और आने के कारण मेरे को लगता था कि पॉलिटिक्स में ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग. धीरे धीरे मेरा मत बहुत बदल गया. तो मैंने पहले कहा कि आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन. फिर मैं कहने लगा आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन. 2 साल मंत्री पद के बाद कहने लगा. फिर 4 साल के बाद कहने लगा आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस. आप तो विचार में जो भी करना है वो वनडे क्रिकेट जैसा करिए. जो लोग समय लगाते हैं और टाइम लगाते हैं वो कोई काम के नहीं. बिल्कुल आप ध्यान में रखना. किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, मैंने एक बार हमारे बहुत बड़े नेता को कहा था कि जो मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी की तरफ देखकर बात करता है तो समझ लेना ये कोई काम का नहीं. और वो कोई भी मिनिस्टर बने, कॉकस है वो ऐसा बराबर उसको घेर लेता है. सर मैटर इज सब्सिडीज, सर प्रॉब्लम होगा सर, लीगल प्रॉब्लम सर, लीगल ओपिनियन सर, जीएडी ऑब्जेक्शन, ये सब मैंने देखा. मैंने हमारे सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, मुझे लोगों ने चुन कर दिया है. मैंने अगर बोल दिया मंत्रालय को आग लगाओ तो आग लगाना, तुमने लिखना नीचे में आग लगाने के दुष्परिणाम. मैं बोलूंगा तो आग लगाना. इट इज माई राइट, इट इज माई प्रिविलेज. लोगों ने मुझे चुन कर दिया, वो मुझे लात मार के निकाल देंगे. तुम ज्ञान मत सिखाओ. तुमने मेरा ऑर्डर का पालन किया, इसलिए मैं फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेस में बांध सका, नहीं तो कोई बात काम ही नहीं कर रहा. मैं इस शहर के बारे में, मेरे मन में एक बहुत बड़ी हिच है जो मैं कभी कभी अच्छे लोगों के पास व्यक्त करता हूं. मैंने इतने फ्लाईओवर बांधे, वरई बांधना शुरू किया, एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया. मुझे एक एप्रिसिएशन का पोस्टकार्ड नहीं मिला कभी किसी का. अब पैसे कहीं जाता हूं तो अमिताभ बच्चन से लेकर दुनिया भर के लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते. तो कभी किसी ने लिखा नहीं. मुझे उसका दुख नहीं, वो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था. पर कैन यू बिलीव कि फ्लाईओवर और एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए हाईकोर्ट में 100 रिट पिटिशन डाली लोगों ने, 125. और जो आता है वो बोलता है काम बंद करो, काम बंद करो, काम को स्टे करो. एक माजी एक्स प्राइम मिनिस्टर मुंबई में हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए आए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह. तो सरकार ने उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी. फिर सह्याद्री पर रहे. तो वरई बांद्रा में तो मैंने काम शुरू किया था, उसकी कीमत थी 420 करोड़ रुपए. वर्क ऑर्डर दे दिया था उनको, काम शुरू हो गया था. कुछ लोग पूछे कि भाई ये पुल अगर हो जाएगा, ब्रिज, तो मच्छी मारूंगा, क्या होगा. अब आप महिम में कभी गए नहीं, तो मैं तो उस समय पत्रकारों को लेके गया था क्योंकि इसकी अलाइनमेंट मैंने पक्की की. अब माहिम में समुद्र है नहीं, गटार है पूरा. आप नाग नहीं पकड़ोगे तो मैं हार जाऊंगा. पूरी मीठी नदी मिली है वहां से. जो माहिम के पुल से आप जाओगे, जो पूरा माहिम का ब्रिज और वो सब मेरे हाथ से ही बना हुआ है. अभी कल मैं जाता हूँ, मुझे बड़ा पश्चाताप आता है. मैंने वो गार्डन बनाया जो नहीं था प्लान में, नीचे में लोगों को घूमने के लिए. और अब मैं जाता हूँ तो वहां सुबह शाम 5-5 हजार लड़के लड़कियां पीछे मुंह करके बैठे रहते. एक ने बोला तुमको क्या दुर्बुद्धि हुई, क्या इसके लिए तुमने बनाया क्या गार्डन. मैंने बोला चलो जो कुछ हो, किसी को तो व्यवस्था होगी. अब वो 420 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 1650 करोड़ के ऊपर गया. इट इज योर लॉस. तो विश्वनाथ प्रताप सिंह गए मुख्यमंत्री जी के पास. अब मुख्यमंत्री जी को मैंने पूछा कि तुमने स्टे क्यों दिया, ऐसा नहीं है उसमें. तुम बराबर बोल रहे हो, पर मैं क्या करूं. एक्स प्राइम मिनिस्टर आया, उसका रिस्पेक्ट करके मैंने स्टे दिया. रिस्पेक्ट की कीमत 1200 करोड़ हुई है. काम बंद कर. लोगों को तकलीफ हो रही है. अगर ये
मेरे इसमें था कि नरीमन पॉइंट से लेकर वर्सोवा तक अगर 8 या 10 लेन का रोड अगर बन जाता समुद्र में, तो यहां से अगर आप चाहते तो विद इन 20 मिनट्स नरीमन पॉइंट पहुंच जाएंगे। तो एकदम इस रोड का कितना कम हो जाएगा सब। वो तो रह गया, वो तो हुआ ही नहीं। उल्टा जो 420 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो 1650 करोड़ के ऊपर चला गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ निग्लिजेंस, रेड टेपिज्म, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिसीजन नहीं हुआ, और ऐसे कोई आके वहां कोई काय मच्छी नहीं। और मुझे बताइए, उस ब्रिज में जो आप देख रहे हैं उसके नीचे में तो जहाज जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है? कोई इश्यू नहीं था। पर वो जो आंदोलन हुआ, कोर्ट केस हुई, अब कोर्ट का जज, हाईकोर्ट जज देता है पैसे। मैं अंधेरी फ्लाईओवर में, मुझे 1.5 साल हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, तो मैं जहां रहता था वहां 19 फ्लैट थे रॉकी हिल, मलबार हिल में। उसमें 18 हाईकोर्ट जज थे और 1 मंत्री करके मैं रहता था। तो सब मंत्री बने और उन्होंने अपने बंगले के ताले तोड़ के खुद घुस गए। मैं चुपचाप रहा, तो मुझे बंगला ही नहीं मिला, तो मैं फ्लैट में गया, जो मिला उसमें गया, तो मैं मुझे वहां ही बाकी था, चला गया। तो मेरे बाजू में एक जज रहते थे, वो चीफ जस्टिस भी हुए, भी रिटायर्ड हुए, इसलिए नाम नहीं बताता ना, मेरे उनके संबंध थे। तो मैं दिल बहुत त्रस्त हो गया। लोग मुझे गाली मारते थे कि भाई अंधेरी में रोज लोग 2-2 घंटे रुकते थे, वो पुल का काम बंद है, पेपर वाले क्रिटिसाइज करते थे, टीवी वाले करते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब ये क्या चल रहा है, कुछ तो निर्णय करो, गलत होगा तो तोड़ डालो पुल को। मुझे ऐसा लगता है सर ऐसे ही रहेगा तो एक दिन मैं स्टेंगन लेके आता हूँ और हाईकोर्ट में बस घुमाता हूँ पूरी और फूक देता हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर गडकरी, इज इट फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट? यस। उन्होंने मुझे बताया दिस इज ए लकी पुल। सर कैसे लकी पुल है? जो हाईकोर्ट जज इसका हियरिंग लेता है, either he is becoming a chief justice of High Court or he is promoted to Supreme Court। 4 लोग हुए। और नया आने के बाद बोलता है फिर रामाची सीता कौन पुनः करो। ऐसी अगर प्रोसेस जुडिशियल रहेगी, ऐसी अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहेगी, तो आप कितना काय का एचआर है, क्या करोगे आप? तुम्हारा आपका इम्पैक्ट तो 3% पे है। हमको कितने भी गाली दो तुम, अच्छे बुरे बोलो, घर में हमारे नाम से जो बोलना बोलो, आखिर हम ही भाग्य विधाता है। यू लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट, आपके पॉलिसी मेकर हम ही आएंगे, हमको सुधरेंगे, हमको अच्छा ब्रीफिंग करेंगे, अच्छा कुछ बताएंगे तो हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, नहीं तो फिर तुम ही मालिक। इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो हमारा प्रॉब्लम ये हुआ, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, वैसा ही अनप्रोडक्टिव टाइम, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, वेस्टेज ऑफ टाइम, सब ड्रेनेज में डाल दिया। रिसोर्सेज जो मिले टैक्स से, जनता से पैसे, उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, परफॉर्मेंस का ऑडिट होना चाहिए। लेट देयर बी ऑडिट फॉर परफॉर्मेंस। हमारे यहां क्या होता है सरकार में, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन खत्म हो गया। अवर पीपल आर कॉम्पिटेंट। सरकार में अच्छे लोग हैं। मैं जब मंत्री था तो 1200 करोड़ के बजट में काम करने वाले कर्मचारी थे 39,000, और एमएसआरडीसी ने 8,000 करोड़ के काम किए। उसमें कितने लोग होंगे आप बताइए? हाँ, 49, ओनली 49। मैंने जिस दिन एमएसआरडीसी छोड़ी थी उस दिन 49 लोग। नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं, और अच्छा रोड बनाए ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपने लोगों ने बनाया। और ये लोग कर सकते हैं, दे आर कॉम्पिटेंट, हम उनको करने नहीं देते। जब फ्लाईओवर्स बने थे, कभी कभी ये निश्चित रूप से मैं आपको इसलिए आप इसका स्टडी करिए। मुझे बहुत इसमें से मैं क्रिटिसिज्म से गया हूं। मैं थोड़ा स्वदेशी विचार का हूं, बी इंडियन बाय इंडियन। तो जब फ्लाईओवर्स बनाने की बात आई
तो मेरे पास फाइल है कि 5 कंपनियां हैं और 55 फ्लाईओवर बनाने के हैं। ये 5 ही प्री क्वालिफाई होती है, इनको अपने को काम देना पड़ेगा। उसमें से 3 फॉरेन कंपनीज थी, 2 मुश्किल से ज्वाइंट वेंचर करके प्री क्वालिफाई हुई थी। मैंने हमारे लोगों का ऐसा काम मैं नहीं करता, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे। बोले हो नहीं सकता। बोले होगा, मैं ये ऐसा काम ही नहीं करता, मुझे नहीं चलता, फेंक दी फाइल मैंने उठा के। तो वो तंग हो गए। बोले ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है। बोले इंडियन कॉन्ट्रैक्टर कैपेबल नहीं है, तो हम कैपेबल करेंगे। इतना बड़ा काम है, उसमें 100-150 का फर्क क्या पड़ता है? बोले क्या करें? बोले इनको 10% मशीनरी एडवांस दो। आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का पैकेज ही नहीं आया तो लोग क्वालिफाई बनेंगे कैसे? अगर बने ही नहीं है पैकेजेस ऐसे, तो ये पहली बार। आज कैसे बहुत पैकेजेस बने हाईवे, नेशनल हाईवे के कारण। तो मैंने कहा इनको 10% मशीनरी एडवांस दो। तो बोले सब मशीनरी लाएंगे पर कस्टम ड्यूटी का क्या? बोले MSRTC भरेगी। 10% मोबिलाइजेशन एडवांस लो। और 5 के जगह मैंने 70 लोगों को प्री क्वालिफाई किया और उनको कहा कि जो 1 दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड और 1 दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन। वर्क कल्चर बदले। अब आप ही तो, मैं तो कम जाता हूं, पर आप ही ये वेस्टर्न हाईवे और ईस्टर्न हाईवे से कितने फास्ट फ्लाईओवर्स बने। इसका कारण उनको आज